सुप्रभात आर्यन, मैं ममता रायपाल आज आपको बसंत पार्ट 3 हिमालय की बेटियां से परिचित करवाना चाहूंगी। पार्ट 3 हिमालय की बेटियां लेखक नागा अर्जुन द्वारा रचित है, जिसमें नागा अर्जुन का संक्षिप्त परिचय, पाठ का सार, कठिन शब्दार्थ, कुछ गद्यांश व अभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर से परिचित करवाऊंगी। सबसे पहले महाकवि नागा अर्जुन जी का जीवन परिचय दूंगी, जो कि इस प्रकार है। नागा अर्जुन जी का समयकाल 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक है। नागा अर्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागा अर्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरउनी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई थी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत पाठ के लेखक के द्वारा बताए हुए सार को संक्षिप्त में बताऊंगी। लेखक के अनुसार हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उनकी बेटियों के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। लेखक दूर से हिमालय पर्वत से निकलती नदियों को देखते हैं तो वे बड़ी शांत व गंभीर दिखाई देती हैं। वे एक शिष्टाचार को धारण किए हुए महिलाओं की तरह दिखाई देती हैं। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। वह उनकी धारा में माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियां लगाया करते थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती हैं तथा उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना सब गायब होता है। लेखक को उतना आश्चर्य लड़की और कली को देखकर नहीं होता जितना हिमालय की इन बेटियों अर्थात नदियों को देखकर होता है। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वह कौन सा लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। ये बर्फ की चोटियों, घाटियों, पहाड़ियों पर लीलाएं करती हैं, पर बहती हुई जब ये दूर निकल आती हैं तो इन्हें देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में आकर अपनी बीती बातें याद आती होंगी और ना जाने हिमालय अपनी इन बेटियों की शरारतों को कैसे झेलता होगा। आगे लेखक कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो महानदियां हैं जो हिमालय के पिघले हुए हृदय की बर्फ से अपना अस्तित्व पाती हैं और लगातार समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती हैं। इनका नाम सुनते ही लेखक के सामने अन्य नदियों गंगा, यमुना, सरयू, कंकड़, कोसी, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास आदि का स्वरूप भी सामने आ जाता है। लेखक को नदियों को बेटी, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं है। इन नदियों के चंचल स्वरूप को देखकर लेखक के मन में कालिदास के यक्ष का प्रश्न याद आता है। कालिदास के यक्ष में मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का संदेश
अवश्य देते जाना, वह तुम्हारे प्रेम भरे संदेश को पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तब लेखक को लगता है कि शायद कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का संचेतन रूप पसंद था। काका पालेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, परंतु लेखक माता से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठ गया और अपने पैर पानी में लटका दिए। थोड़ी देर में वह तन और मन से ताजगी महसूस करने लगा और गुनगुनाने लगा। इस प्रकार संक्षिप्त सार यहीं समाप्त होता है। अब आपको पाठ से संबंधित स्वरवाचन करवाएंगे और पाठ को समझाते हुए आपको आपके लिए पाठ का विस्तार करेंगे। प्रिय बच्चों, अब हम पाठ को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सावधान महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभूमि, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक ने जो आपने पहरा सुना, इस पहरे में लेखक का जो भाव है वो इस प्रकार है। लेखक कहना चाहते हैं कि सदैव दूर से देखने पर नदियां अत्यंत गंभीर, शांत एवं स्वयं में कोई सभ्य महिला की भांति प्रतीत होती हैं। लेखक के मन में उनके प्रति अर्थात नदियों के प्रति श्रद्धा के भाव थे। वह दादी, माँ, मौसी और मामी की गोद की भांति उनमें डुबकियां लगाकर आनंदित होते हैं। परंतु हिमालय जाकर जब लेखक नदियों के विभिन्न रूपों को देखा करते तो किसी दुबली पतली नदियां मैदान में जाकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और विभिन्न लीलाएं दिखाती हैं। हिमालय की पुत्रियों के रूप में जान पड़ती हैं, जैसे कि वे सभी हिमालय की पुत्रियों के रूप में जान पड़ती हैं। आगे पाठ को इस तरह बताया गया है जो हम इस पैरे में पढ़ेंगे। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाय, सर्वसब्ज उत्पतकाय, ऐसे हैं इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। इस पहरे में लेखक ने बताया है कि इन नदियों का हृदय हिमाल रूपी पिता का प्रेम पाकर भी तृप्त नहीं है। ना जाने इनकी प्यास
बर्फ से भरी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से परिपूर्ण घाटियां आदि मिटा पाएंगी या नहीं। ये वृद्ध हिमालय रूपी कुत्ता अपनी इन बाल लीलाएं करती बेटियों से कितना परेशान होता होगा। इन ऊंची चोटियों में इनके समीप अत्यंत शांति के अतिरिक्त और है ही क्या। आगे का पहरा इस प्रकार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, कंकण, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला है या श्रेय मिला है। जिन्होंने हिमालय में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़न होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। इस पहरे में लेखक ने बताया है कि सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों का वर्णन यह उन्होंने किया है, जिसके विषय में जानकर लेखक के आंखों के सामने सभी छोटी बड़ी नदियां रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, गंगा और यमुना हिमालय की पुत्रियों का दृश्य सजीव हो उठता है। वास्तव में सिंधु व ब्रह्मपुत्र हिमालय की बर्फ से पिघली बूंदों से एकमात्र होकर दो महानदियों में प्रभावित होने लगती हैं तथा सौभाग्यशाली समुद्र में जाकर मिलती हैं। आगे लेखक स्पष्ट करते हैं कि जिन्होंने हिमालय पुत्रियों को मैदान में देखा होगा यही ख्याल उनके हृदय में आया होगा कि जैसे वृद्ध हिमालय की बेटियां उनकी गोद में किस भांति खेलती होंगी। लेखक ने माँ बाप की गोद में नग्न खेलती इन नदियों को अत्यंत आकर्षक व पवित्र माना है। यह दृश्य लेखक को अत्यंत आकर्षित करता है, जिससे वह हिमालय को ससुर व समुद्र को दामाद की संख्या देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। आगे का पहरा आपको विस्तार से समझाते हुए फिर बताएं।